अब हम जो नेक्स्ट है जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो किसके ऊपर है? सर्वोदया या सर्वोदया प्लान। अगर एज ए लेमैन लैंग्वेज अगर आप इस वर्ड को समझाना चाहेंगे तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सर्वोदया? जो गांधी जी की फिलॉसफी थी सर्वोदया के ऊपर, ठीक है, और इसके बाद जो था इसको विनोबा भावे ने भी एक्सेप्ट किया था। अगर उसके बाद की लेटर ऑन की बात करें तो हम जयप्रकाश नारायण, ठीक है, जेपी नारायण ने भी, जिसको, और लेटर ऑन अगर हम बात करें तो जो अंत्योदय, अंत में उदय, जो पंक्ति के लास्ट में खड़ा हुआ है, अंत्योदय स्कीम लेके आए थे ना लेटर ऑन 80s 90s की बात आते हैं, तो बेसिकली जो निकल के आता है वो कहां से आता है? सर्वोदय। अगर आप एज ए लेमैन इसको डिस्क्राइब करना चाहें तो कैसे करेंगे, जस्टिफाई कैसे करेंगे सर्वोदय को? टू बी सेल्फ सफिशिएंट, प्रोग्रेस ऑफ ऑल, हाँ जी, एनीबॉडी, इक्वल डेवलपमेंट, वेरी गुड, राइज ऑफ एवरीवन, वेरी गुड, अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल, वेरी गुड, सर्वो उदय, ठीक है। अगर हम यहां पे इस चीज को डिफरेंशिएट करें, गांधी जी क्यों बात करते थे किसके ऊपर? सर्वो उदय के लिए क्यों बोला उन्होंने? ठीक है, उन्होंने बोला कि सोसाइटी में रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए किसकी? इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल, ठीक है। लेकिन आज के टाइम पे क्या है? उल्टी चीज हो रही है। अगर हम इसको वेस्टर्न थॉट के अकॉर्डिंगली यहां पे कंपेयर करने की कोशिश करें तो वहां पे क्या बोला गया था? सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, ठीक है, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट। और यहां किसके लिए बात हो रही है? सर्वोदय, ठीक है, अपोजिट हो गए ना, दिन रात का फर्क। सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट नहीं होना चाहिए, इक्वल डेवलपमेंट ऑफ ऑल, ठीक है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, सबकी जो है सभी को बराबर राइट्स मिलने चाहिए, ठीक है। तभी तो इसके अंगेज थे किसके लिए? जब आज मैं आपको कंपैरेटिव स्टडी भी करवाऊंगा किसके बारे में, जो आइडियोलॉजिकल क्लैश थे किसके? सुभाष चंद्र बोस के और गांधी जी के। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो गांधी जी और अंबेडकर के आइडियोलॉजिकल क्लैशेस थे, बी आर अंबेडकर किसकी फेवर में थे? डेमोक्रेसी की। लेकिन जो गांधी जी थे वो अंगेज था डेमोक्रेसी थे। उन्होंने बोला कि जो पावर है वो कुछ लोगों के हाथ में कंसंट्रेटेड होकर रह जाएगी। आज के टाइम पे क्या चीज हो रही है? ठीक है, अगर हम डायरेक्टली बोलने की कोशिश करें तो पढ़े लिखे लोगों का जो है वो आगे आना जरूरी है, ठीक है। उन्होंने वही बोला कि जब अगर आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो वहां पे जो है वो पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि जो पावर है वो कुछ लोगों तक सेंट्रलाइज होकर रह जाएगी, ठीक है। उसका कंपैरिजन हम सेपरेटली देखेंगे बी आर अंबेडकर के और गांधी जी के में, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसकी बात कर रहे हैं यहां पे? सर्वोदय की। एज द नेम इंडिकेट, डेवलपमेंट ऑफ ऑल। अगर आप इस चीज को कोरिलेट करना चाहें, ठीक है, अगर इस चीज को इंप्लीमेंट किया तो इंडियन नेशनल मूवमेंट में आप कैसे कोरिलेट करेंगे इस चीज को? डिप्रेस्ड क्लासेस की वहां तक अभी बात हो ही नहीं रही थी। अगर हम स्पेसिफिकली नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में बात करें या खलीफत जो खिलाफत मूवमेंट थी, खलीफा की बात है, वहां पे हिंदू और मुस्लिम यूनिटी के लिए, ठीक है। और उन्होंने बोला कि सेल्फ रिलायंस, सेल्फ सस्टेन्ड सोसाइटी, ठीक है। ये कैसे पॉसिबल है? इक्विलिब्रियम कैसे होगा? इक्वेलिटी कैसे होगी? उन्होंने इकोनॉमिकली ग्रो करने की बात बोली उन्होंने वहां पे, ठीक है। आप बोल रहे हैं कि इकोनॉमिकली ग्रो करेंगे। इकोनॉमिकली ग्रो कैसे करेंगे? रिलेट करते जाओ चीजों को आगे से आगे। डिपेंडेंसी को खत्म कर देंगे, एग्जैक्टली व्हाट ही वांट टू से। एजुकेशन की बात आती है, नई तालीम के ऊपर आएंगे जिसके बाद में उन्होंने बोला था, ठीक है, वर्धा स्कीम के ऊपर आएंगे, ठीक है। सर्वो अभी हम बात कर रहे हैं सर्वोदय प्लान की। एजुकेटेड किया जाएगा पीपल्स को, ठीक है, डिपेंडेंसी को कम किया जाएगा, ठीक है। क्या अपने आप जो है अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होगी, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, जनरेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा विद इन द कंट्री, ठीक है, सेल्फ रिलायंट होंगे इसी चीज से, ठीक है। गांधी जी वॉज अगेंस्ट, हमने पहले भी डिस्कस किया था, अगेंस्ट द इंडस्ट्री,
इज इट क्लियर और नॉट? समझ पा रहे हैं कि नहीं? रिलेट कर पा रहे हैं चीजों को या नहीं? ठीक है, जब हम यहाँ पे सर्वोदया की बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि मैंने आप लोगों को सर्वोदया के बारे में बताया, 3 फैक्ट लिखवाए, आपने इस चीज को प्रैक्टिकली, अगर इस चीज के बारे में गांधी जी ने बात की है तो इस चीज को परफॉर्म कहां पे किया गया? ठीक है, इस चीज की इंप्लीमेंटेशन कहां पे हुई? ठीक है, व्हेन ही टॉक्स अबाउट द सर्वोदया, ठीक है, व्हेन ही टॉक्स अबाउट द स्वराज, ठीक है, गांधी जी क्या बोलते थे कि बेसिकली जो विलेजेस है ना, विलेजेस, इनकी ये भी स्टेटमेंट थी, जब हम इनको आइडियोलॉजिकली जब बी आर अम्बेडकर की और गांधी जी की करेंगे, कि विलेजेस को जो है वो एज ए फ्री सेंटर छोड़ देना चाहिए। ठीक है, जो किसके कंट्रोल में रखे हुए हैं बेसिकली, अगर आप बात कर रहे हैं लेटर ऑन, आज के टाइम पे बात करें, कि इनके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं होना चाहिए। ठीक है, दैट्स वाई यहां से वो चीज जस्टिफाई होती है कि गांधी जी ने क्यों बोला था, या लेटर ऑन नेहरू जी ने इस स्टेटमेंट को क्यों बोला है कि भारत जो है वो गांव में बसता है। इज इट क्लियर और नॉट? अब एसके जो है क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सर गांधी एम्फेसिस ऑन आइडियल स्टेट लाइक राम राज्य वेयर नो पुलिस नो आर्मी ओनली इलेक्टेड विलेज पंचायत पीपल फोकस ऑन फंडामेंटल ड्यूटीज रादर देन फंडामेंटल राइट। एसके अभी जस्ट सर्वोदया के बाद इसी के ऊपर आने वाले हैं सर, इसको ही स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे राम राज्य के बारे में, व्हाट ही थिंक्स अबाउट। ठीक है, ठीक है, अब बात आती है कि अगर हम बेसिकली अगर सर्वोदया की बात आती है या गांधीयन प्रिंसिपल की बात आती है, तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं से इसको बोरोड किया होगा, इस चीज को कहीं ना कहीं से इसको अडेप्ट किया होगा, कहीं ना कहीं से इस चीज को लिया होगा। कहां से लिया था? हमारी बात हुई थी ना जब मैंने आप लोगों को फोनिक्स फॉर्म और टॉल्स्टॉय फॉर्म के बारे में बताया था। ठीक है, उस टाइम पे सबसे ज्यादा इंस्पायर्ड किससे थे वो? कौन सी बुक से? अनटू अनटू दिस लास्ट बुक बाई, हाँ जी। ठीक है, बेसिकली जो यहां पे इन्होंने फिलॉसफी ली थी, ठीक है, जो इनकी सर्वोदया की फिलॉसफी थी, वो इनसे ही काफी ज्यादा इंस्पायर्ड थे। किससे? रस्किन से। ठीक है, लैंकशायर और लिवरपूल की तरह कंफ्यूज हो रहे हो, रस्किन बॉन्ड, जॉन रस्किन। ठीक है, वहां पे मैंने आपको लिखवाया था स्पेसिफिकली बुक का नाम और साथ में जो ऑथर का नाम था, जिसके बाद इन्होंने इसको जो था वो सेटअप किया था लेटर ऑन। ठीक है, तो ये जो था इन्होंने सर्वोदय का जो था वहां से फाइनली इसको अडॉप्ट किया था। ठीक है, इसके बारे में लिख लो आप, ये आप लोगों ने लिखना है या नोट डाउन करना है। वैसे मैंने आपको कोरिलेट करवा दिया था कि जो बेसिकली सर्वोदय का था, लेटर ऑन विनोबा भावे ने भी जो था इसके ऊपर काम किया था। और अगर अल्टीमेटली लास्टली बात करें तो जयप्रकाश नारायण, जो हम बेसिकली इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस में देखते हैं और जो उस टाइम पे उनकी कंट्रीब्यूशन रही थी इंडियन पॉलिटिक्स में, जेपी नारायण जेपी मूवमेंट भी चलती है। ठीक है, जिसको हम इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस में डिस्कस करेंगे। अगर ओवरऑल क्रक्स ऑफ द स्टोरी बोला जाए तो किसकी बात कर रहे हैं ये? किसके लिए बोल रहे हैं? इक्वेलिटी के लिए, इगैलिटेरियन सोसाइटी, एग्जैक्टली। ठीक है, इगैलिटेरियन का जो टर्म है बेसिकली, अगर आप सिंपल भाषा में समझना चाहें तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इगैलिटेरियन? रिसोर्सेज आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। वेरी गुड। और बेसिकली इगैलिटेरियन हमें देखने के लिए कहां पे मिलता है? जो इगैलिटेरियन सोसाइटी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में। जब हम एंशिएंट में बात करेंगे तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, ये एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया है कि वहां की सोसाइटी कैसी थी एट दैट टाइम। ठीक है ना, अभी आप लोगों की आई थिंक एंशिएंट हिस्ट्री नहीं हुई होगी। तो इगैलिटेरियन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज। ठीक है, यहीं पे वही बात करने की कोशिश की जा रही है, किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। ठीक है, जो अब आप इन चीजों को कोरिलेट करके देखो, जब गांधी जी की मूवमेंट चल रही थी कहां पे? साउथ अफ्रीका में। ठीक है, किस चीज के लिए लड़ रहे थे? 2 फेजेस याद है ना? फर्स्ट वन 1894 टू 1906, कौन सा फेज? मॉडरेट फेज रहा था गांधी जी का। ठीक है, और 1906 से लेके 1913-14 तक का पैसिव रेजिस्टेंस का। मतलब अगर मैं यहां पे आप लोगों से पूछूं कि नॉन कॉपरेशन और सिविल डिसओबीडियंस को आप कैसे दोनों चीजों को डिफरेंशिएट करेंगे?
नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किया है ना आप लोगों ने, सिविल डिसोबीडियंस। अगर इसको आसान भाषा में समझना चाहें तो मेजर जो डिफरेंस है नॉन कॉपरेशन में, ठीक है, अब आप बोल रहे हैं आपने लॉ ब्रेकिंग की बात की, तो अरेस्ट 1920 में नहीं हुए थे लोग, 1921-22 में नहीं हुए थे लोग। नॉन कॉपरेशन में बोल रहे हैं आप पीसफुल प्रोटेक्शन की, पीसफुल जो प्रोटेस्ट की बात, नॉन कॉपरेशन में तो फिर चौरा चौरी इंसिडेंट क्या हुआ था, किसकी एक्सटेंशन थी वो, ये पूछा गया है मेंस में क्वेश्चन। फिर तो ये चीज जस्टिफाई नहीं होती ना, जो आपने स्टेटमेंट बोली कि ये तो जो था ये पीसफुल प्रोटेस्ट है, एग्जैक्टली विड्रॉ किया था, बट एक्सटेंशन ऑफ था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। आप लोगों ने रिवाइज नहीं किया, मैंने रिवाइज करने के लिए बोला, बोलो। मैंने बताया था क्लास में आप लोगों को नॉन कॉपरेशन और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के बारे में। मान लो एज द नेम इंडिकेट डिसओबे, आपका नाम क्या है, अंकित। अंकित जैसे मैं आपको बोलता हूं कि आपने जाना है, आप नीचे से जाके एक चॉकलेट लाएंगे मार्केट से जाके, ठीक है, आप मना कर देते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा सर, ये क्या चीज हुई, डिसओबीडियंस हुआ या नॉन कॉपरेशन हुआ, डिसओबे। अगर मैं अंकित को बोलता हूं कि आप यहां से जाओ, नीचे जाके जो है आपने चॉकलेट लानी है, ठीक है, आप लोग कितने हैं यहाँ पे, अराउंड 25 से 30 लोग बैठे होंगे अगर रफली बात करें, ठीक है। अंकित बोलते हैं कि सर मैं भी नहीं जाऊंगा और किसी और को भी नहीं जाने दूंगा। नहीं समझे, क्या समझे, नहीं समझे, ये तो बिल्कुल ही आसान भाषा में मैंने आप लोगों को समझा दिया एज ए लेमैन लैंग्वेज। अंकित बोल रहे हैं कि मैं तो जाऊंगा ही नहीं, लेकिन जो और लोग यहाँ पे बैठे हैं 25 से 30 दरवाजे पे खड़े होकर बोलेंगे कि किसी और ने भी नहीं जाना। आप इन चीजों को कोरिलेट क्यों नहीं करते, सोचते क्यों नहीं इतना डेप्थली इन चीजों को, ठीक है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पढ़ ली, 1920 में हुआ, ठीक है, गांधी जी ने लीड किया था, चौरा चौरी इंसिडेंट हुआ और उसके बाद विड्रॉ कर दिया। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के बारे में पढ़ा, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, सेकंड राउंड, क्रिटिकली एनालाइज किया करो चीजों को, ठीक है, डीपली सोचा करो इन चीजों को कि अगर नॉन कॉपरेशन की बात हो रही है तो ऐसा क्यों, ठीक है। इज इट क्लियर। जब गांधी जी, एक मिनट क्वेश्चन ले लेते हैं, एसके, नॉन कॉपरेशन मीन्स नॉट टू कॉपरेट विद द ब्रिटिशर्स, सिविल डिसोबीडियंस टू ब्रेक द लॉ मेड बाय द ब्रिटिशर्स। That he had told that one of the ideal was abolition of the private ownership, but sir in polity we have learned that in India there is a Gandhian socialism where both public and private are involved. ऋत्विक शर्मा, एक सेकेंड, ऋत्विक शर्मा का क्वेश्चन है, कॉमन टू ऑल। ऋत्विक शर्मा बोल रहे हैं सर कैन यू प्लीज टेल मी दैट हाउ हियर यू टोल्ड दैट वन ऑफ द आइडियल वाज अबॉलिशन ऑफ, किसकी बात की हमने, क्वेश्चन सुनना ध्यान से, अबॉलिशन ऑफ द प्राइवेट ओनरशिप, पॉलिटी होगी आप लोगों की, ठीक है। बट सर इन पॉलिटी वी हैव लर्न्ड दैट इन इंडिया देयर इज गांधीयन सोशलिज्म वेयर बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट आर इन्वॉल्व, देन सर हाउ दैट इज गांधीयन। सर कैन यू प्लीज टेल मी दैट यू टोल्ड दैट वन ऑफ द आइडियल वाज अबॉलिशन ऑफ, हमने यहां पे बात की ना अभी एग्जैक्टली, ठीक है। मैं आपको इस चीज को जस्टिफाई करूंगा, लेकिन पहले क्वेश्चन बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। अगर मैं जस्टिफाई लग गया करने तो आप लोग बोलेंगे कि क्वेश्चन ही क्या है। यू टोल्ड दैट वन ऑफ द आइडियल वाज अबॉलिशन ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी, बट सर इन पॉलिटी वी हैव लर्न्ड दैट इन गांधी इन इंडिया देयर इज गांधीयन सोशलिज्म, ठीक है। अगर इन्होंने जो बात की है वो बेसिकली कहां से बात कर रहे हैं, ये डीपीएसपी की बात कर रहे हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, वेयर बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट आर इन्वॉल्व, जहां पे जो है पब्लिक और प्राइवेट इन्वॉल्व है, जस्टिफाइड। ये बोल रहे हैं गवर्नमेंट के पास तो पावर है, गांधी ने स्पेसिफिकली, अब हम गांधी जी की बात कर रहे हैं, मैंने आपको पॉइंट लिखवाया अबॉलिशन ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी। ये बोल रहे हैं कि जब हम सोशलिज्म की बात करते हैं, गांधीयन सोशलिज्म की बात करते हैं, अल्टीमेटली डीपीएसपी की बात करते हैं, तो वहां पे
पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी के बारे में बोला हुआ है। ठीक है, तो ये जो है ये गांधी जी की स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। अब अगर आप सिंपल सी बात देख लीजिए, जब इलेक्शन होते हैं, जो मैनिफेस्टो डिसाइड किया जाता है बाय द पार्टीज, वो बाइंडिंग होता है। जो वादे किए जाते हैं पार्टीज के द्वारा, ठीक है, कि हम इतने हजार जो हैं वो नौकरियां दी जाएंगी, ठीक है, इतने पक्के मकान दिए जाएंगे, हर घर जो है नल मिलेगा, हर घर जल होगा, हर घर में जो है गैस का कनेक्शन होगा। चलो अपार्ट फ्रॉम दिस, तो ये चीजें बाइंडिंग होती हैं। अगर आप पार्टी ने डिसाइड कर दिया, पार्टी का मैनिफेस्टो आया, अब इलेक्शन होने वाले ना, पार्टी का मैनिफेस्टो आया, अगर उसमें से कुछ पॉइंट फॉलो नहीं किए गए तो आप लोग क्या है, कोर्ट चले जाएंगे, हाई कोर्ट में, ठीक है, कि पार्टी ने तो इस चीज को इंप्लीमेंट नहीं किया, तो ये बाइंडिंग है पार्टी के ऊपर। ठीक है, तो यही इनके क्वेश्चन का जो है आंसर है, जब ये यहाँ पे बोल रहे हैं ना कि गांधी जी ने वहां सोशलिज्म के बारे में बात की हुई है। अब अगर हम लेटर ऑन वहां पे अगर डीपीएसपी की बात करें, पंचायती राज के बारे में भी बात हुई है, गांधी जी ने आर्टिकल 48, अगर मैं एग्जैक्टली याद कर पा रहा हूं, क्या बोलता है, वो तो आर्टिकल 40 में आता है, स्लॉटरिंग ऑफ काउ, जो मीट मांस की बात की जा रही है वो कि कौन से आर्टिकल में की गई है, 48 या 48 में ही एग्जैक्टली 48 या 40, हाँ, डीपीएसपी में भी बताया गया है इसके बारे में, 48 ही है इसमें, अगर मैं उसमें सही हूं एग्जैक्टली। तो अगर उन चीजों को बोला गया, अब डीपीएसपी की बात करेंगे तो ये फिर बाइंडिंग कहाँ पे है? ठीक है, अगर वहां पे ऐसा नहीं है, इसके एनवायरनमेंट के बारे में बात की गई है, क्लियर। फिर अगर लेटर ऑन बात करें, यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 इंप्लीमेंट है, वन स्टेट एक्सेप्शन, ठीक है, याद है आप लोगों को, ठीक है, आप भूले नहीं है, बताया था मैंने कि एक स्टेट है जिसमें, अब बार बार क्यों इस चीज के लिए मांग उठती है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को जो है अप्लाई किया जाए, एक देश एक कानून के लिए बात की गई है, तो ये इंप्लीमेंटेड है कि नहीं है? ठीक है, सेम इन केस अगर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, अब गांधी जी ने उसी के बारे में बोला था, यहाँ पे सर्वोदया प्लान की बात कर रहे हैं, या इनके जो सर्वोदया के प्रिंसिपल्स थे उसके बारे में बात कर रहे हैं, उन्होंने तो पॉलिटिक्स के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर जो बातें बोली हैं उनको इंप्लीमेंट कहाँ किया गया या इंप्लीमेंट कहाँ पे होती है? एक विजन था इनका, ठीक है, कि कैसे होना चाहिए। इज इट क्लियर? इसके बाद जो पॉलिटिक्स में आ गया इनका आइडिया, सर्वोदय प्लान में ही बेसिकली पॉलिटिक्स की बात करेंगे। जो चीज है ना बेसिकली, जो अब अगर हम हिंद स्वराज की बात करते हैं, सर्वोदय की बात करते हैं, तो ये थोड़े से टिपिकल टॉपिक हैं व्हेन इट कम्स टू द गांधीयन फिलोसफी। गांधीयन फिलोसफी में ये जो सर्वोदय वाला है ना, ये जो चीजें हैं ये इन डेप्थ में जाके हैं। ठीक है, अगर आप मतलब कंपैरेटिवली कोशिश करें, जो मॉडर्न इंडिया है या इससे पहले हमने जो गांधीज्म वाला किया या जो साउथ अफ्रीका वाला किया, अपार्ट फ्रॉम दिस ये थोड़ा सा ये जो है टिपिकल पोर्शन आता है गांधीयन फिलोसफी में, सर्वोदया एंड हिंद स्वराज की जब बात करते हैं, और जो आपकी इसमें दोनों के बीच में जो है इनका कंपैरेटिव डिस्कशन किया जाता है, जो आइडियोलॉजी है, अगर हम बोस की बात करें या अंबेडकर की बात करें, ठीक है, ह्यूमन वेलफेयर के लिए बात की गई है। ठीक है, अगर हम आज की बात, आज के टाइम पे देखें, जो पॉलिटिकल पावर्स हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो किसके लिए बात करते हैं? अगर एक बार जीत गए, वोट ले लिए एंड दीज ऑल थिंग्स। अगर हम कल की ही बात करें, अभी रिसेंट कल जो है वो बजट पेश हुआ किसका? हिमाचल का। होप आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा? देखा ना, इकोनॉमिक सर्वे आया था, देखा उसके बारे में कि कौन कौन से डिपार्टमेंट जो देख पढ़ा हुआ है आप लोगों ने? विधायक निधि को कितना कर दिया बढ़ा के, एमएलए फंड को? फिर आप बोल रहे हैं देखा, 12 लाख। उसमें जो है अभी इनको एक डिस्क्रिप्शन दे दी गई है, जैसे मान लो हिमाचल में रोपवे बन रहे हैं, तो वहां पे जो वो फंड जो है वो एमएलए अब उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, जैसे रोपवे बनाए जा रहे हैं। ठीक है, जो मैंने आपको डिस्कशन में करवाया था, जो हमारी गिरिराज की वीकली आती है, वहां पे हमने रोपवे का डिस्कशन किया था कि नहीं किया था? ठीक है, बगलामुखी मंडी में जो है, और अपकमिंग कौन कौन से बन रहे हैं, बिजली महादेव के लिए बनेगा कुल्लू में, और पालमपुर में भी जो है एक रोपवे बनने जा रहा है, धर्मशाला में अभी बना रिसेंटली। ठीक है, हाँ, तो अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो
आजकल जो सबसे हाईलाइटेड मुद्दा है, क्यों, क्योंकि मैं आपको यहां पे रिलेट करवाने की कोशिश कर रहा हूं चीजों को। अगर ये चीजें क्यों डाल देता हूं बीच में, क्योंकि आप लोग जो हैं इसको याद कर पाए। ठीक है, कई बार क्या होता है कि बीच में जो है कुछ हार्ड टॉपिक्स आ जाते हैं, हार्ड टर्म्स आ जाती हैं, ताकि आप उनको इजीली रिटेन कर सकें। अब यहाँ पे किस चीज की बात कर रहे हैं, ह्यूमन वेलफेयर की, और जैसे इन्होंने बोला कि इक्वालिटी के लिए, और जो गांधी जी का पर्सपेक्टिव था। अगर कल का, आजकल विधानसभा सेशन चला हुआ है, ठीक है, और एक और मुद्दा जो है वो काफी ज्यादा हाईलाइटेड है आजकल, कौन सा, ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए जो है वो काफी ज्यादा प्रोटेस्ट चला हुआ है शिमला में, जो सारे के सारे कर्मचारी हैं वो पहुंचे हुए हैं वहां पे। राकेश सिंघा का नाम सभी ने सुना है? नहीं सुना? आप लोगों से ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी। एकमात्र जो नेता है, हाँ, इंडिपेंडेंट नहीं है, कम्युनिस्ट पार्टी से वो इलेक्शन लड़ते हैं। राकेश सिंघा ठियोग से हैं वो, ठीक है, वो कम्युनिस्ट पार्टी जो है उसके एकमात्र लीडर हैं हिमाचल में, और एकमात्र ही विधायक हैं जो विधानसभा के अंदर बैठे हुए हैं, नॉट इंडिपेंडेंट, कम्युनिस्ट पार्टी के। ठीक है, एसएफआई के रहे थे वो पहले, यूनिवर्सिटीज के दौरान से जो है वो पॉलिटिक्स करते रहे हैं, और उनकी जो है काफी ज्यादा अच्छी कंट्रीब्यूशन भी है। तो कल उन्होंने विधानसभा के अंदर क्या बोला, अभी जो है कुछ डिस्प्यूट चल रहा है किसके साथ, गवर्नमेंट ऑफिसर्स के साथ, या जो जितने भी सरकारी कर्मचारी एम्प्लॉयज उनके साथ। किसके लिए? ओल्ड पेंशन स्कीम तो अलग से है, न्यू पेंशन स्कीम वो तो अलग से है। जो कर्मचारी यहाँ पे रिसेंटली हैं और जो पेंशनर्स हैं, वहां पे एक जो है, अगर आप शायद आप लोगों को पता ना हो, रिवाइज किया जाता है उसको, डियरनेस अलाउंस दिया जाता है, और प्लस उसमें क्या है कि एरियर क्या होता है कि विद द इन्फ्लेशन क्या होता है, बेसिक से अगर बात करें इकोनॉमी को, कि इन्फ्लेशन के साथ क्या, जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है तो वैसे वैसे हमारे को क्या है, पेंशन भी बढ़ानी पड़ती है, और डियरनेस अलाउंस बोला जाता है जिसको, जो देना पड़ता है। और साथ के साथ पे कमीशन के बारे में भी सुना होगा आप लोगों ने। सिक्स्थ पे कमीशन जो है, बेसिकली हिमाचल जो है वो किसको फॉलो करता है, पंजाब को। पंजाब में सिक्स्थ पे कमीशन जो है वो दिया जा चुका है, अब जो है हिमाचल में इसको देना है सिक्स्थ पे कमीशन को। तो उसकी जो इंप्लीमेंटेशन है उसको कैसे किया जाए, उसमें जो है एक डेडलॉक आ, ठीक है, उसमें आप लोगों को इतने डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, जब आप नौकरी में लग जाएंगे तो वहां पे आप पूरी की पूरी कैलकुलेशन सीख जाएंगे। ठीक है, उसमें बोला गया फॉर्मूले दिए जाते हैं अलग अलग से। ठीक है, एक 15% का है जिसमें आपको एरियर नहीं मिलेगा, उसमें सीधी इंक्रीमेंट हो जाएगी आपकी, जो आपको तनख्वाह पे मिलती है या पेंशन मिलती है। एक दूसरा फॉर्मूला दिया गया है 2.57 का, 2.59 का, जिसमें आपकी बेसिक पे होती है, ठीक है, उसको कैलकुलेट किया जाता है, प्लस आपके कितने सर्विस में ईयर हो गए हैं, और उसको जो है लेटर ऑन मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 2.57 से, और एक सॉफ्टवेयर में इनका डाटा होता है, वहां पे उसको पुट किया जाता है, वो निकल जाता है। अब उन्होंने बोला कि राइडर की बात की। अब यहां पे अगर मैं इसमें कोरिलेट करने की कोशिश कर रहा हूं, राइडर सिंघा की स्टेटमेंट आई, उनकी 5 मिनट की स्पीच थी विधानसभा के अंदर। ठीक है, तो मतलब अगर जब आप इन चीजों को भी सुनते हो ना, तो कोरिलेट करके सुना करो, ठीक है, कि उनका जो यूटिलाइज कहां पे हो सकता है। तो कोई भी लीडर ऐसी बात नहीं करता। उन्होंने बोला कि राइडर की बात करते हैं, राइडर जो इंप्लीमेंट हो रहा है, एक्चुअली इसमें क्या हुआ था कि जो ब्यूरोक्रेट्स थे उनकी सैलरी में काफी ज्यादा हाइक आ रहा था, जो क्लास 3-4 थे उनकी सैलरीज तो जो थी वो काफी कम इंक्रीज हो रही थी। तो उन्होंने बोला कि राइडर इंप्लीमेंट किया जाएगा। राइडर इंप्लीमेंटेशन की बात है कि वहां पे जो है सभी की सैलरीज को जो है लगभग लगभग 19-21 के फेर में, मतलब जो अकॉर्डिंगली जितनी सर्विस होगी, अब ऐसा नहीं है जो क्लास 3 है उसकी बराबर हो जाएगी क्लास 1 के, बट राइडर में ये अप्रोच रखी गई है कि लगभग लगभग जो है बराबर, और उतना ज्यादा गैप जो है वो नहीं आएगा। तो सिंघा ने एक बात बोली वहां पे, जब आप आम जनता के लिए बोलते हैं तो वहां पे आप राइडर इंप्लीमेंटेशन की बात करते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू योरसेल्फ, जब आपकी बात आती है सीएम महोदय, तो बोला कि जहां पे सभी विधायकों का एक समान क्या होना चाहिए, पेमेंट होनी चाहिए एक समान, तो वहां पे आप राइडर इंप्लीमेंट नहीं करते, वहां पे मंत्रियों को अलग से दिया जाता है, उसको अलग से बढ़ाया जाता है, जो कैबिनेट रैंक्स होते हैं, और मुख्यमंत्री की सैलरी को अलग से बढ़ा दिया जाता है, वहां पे राइडर की इंप्लीमेंटेशन नहीं होती। तो फिर यहाँ पे क्या बात की जा रही है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, किस बात के लिए लड़ रहे हैं? ठीक है, अगर आप अपने लिए जब बात कर रहे हैं, वहां पे जब आप खुद की जो तनख्वाहें बढ़ाई जाती, अब ओल्ड पेंशन स्कीम के ऊपर आ जाओ, वहां पे क्या है, अगर विधायक एक दिन के लिए भी विधायक बनता है तो ताउम्र, मरते दम तक पेंशन। ठीक है, और एक इंप्लॉय जो है वो 20 से 30 सालों तक गवर्नमेंट सेक्टर में, गवर्नमेंट ऑफिस में सर्व करता है, तो भी वो एक
पेंशन का हकदार नहीं रहता। फिर कहां पे इक्वालिटी की बात हो रही? आपकी जो पॉलिटिक्स है, आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो कहां पे इक्वालिटी की बात कर रही है? ये तो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं हो रही है ये चीजें? ठीक है, एक एमपी को कितने भत्ते दिए जाते हैं? एमपी लेड छोड़ो, उनके फोन के खर्चे से लेके उनके जो ट्रेवलिंग अलाउंसेस हैं, जहां पे वो रुकते हैं, वो रुकने के अलाउंसेस हैं, उन चीजों को वो तो सेपरेट, वो तो छोड़ दो आप, वो छोटी बात। जो अलाउंसेस हैं इसके साथ सेपरेटली दिए जा रहे हैं। तो हाँ जी, ठीक हो गया एमएलए। तो फिर आप देखो फिर इक्वालिटी की बात कहां पे हो रही है? ये चीजें जो हैं वो कहां पे जस्टिफाई हो रही है? मैं आपकी बात से अंडरस्टूड हूं। अगर आपको पता होगा शायद, कम्युनिज्म किसके बारे में बात करता है? रशिया, चाइना। जो सोशलिज्म है, कम्युनिज्म है, ठीक है, वहां मैं आपकी बात से सहमत हूं। लेकिन मैंने क्या बोला था? आपको बोला था मैं इन इंडिया, ठीक है। अब आपने बोला कि ये चीज जो है वो पॉसिबल नहीं हो सकती। इंडिया में जो 95% पीपल हैं, उनके पास कितनी है? टोटल 5% जो वेल्थ है वो जाती है, और 5% के पास है अंबानी और अडानी। 95% ऑफ द वेल्थ एक्यूमुलेट है। क्या चाइना में ऐसा है? रशिया में ऐसा है जहां पे कम्युनिज्म है या सोशलिज्म है? टाइट, हाँ। अगर हार्ड कोर हम बात करें तो रशिया की, लेट इट चाइना। हाँ, मैं आपकी बात को समझ गया। ये बोल रहे हैं कि इंडिया में जो है ये गैप रहेंगे। मैं उसी चीज के लिए तो बोल रहा हूं। अब इंडिया में क्यों नहीं हो सकती ये चीज पॉसिबल? क्यों? एक मिनट, एक मिनट। अब आपने बोला कि इंडिया में क्यों नहीं हो सकती डेमोक्रेसी? क्यों? जो बात की गई थी यहां पे, अभी अब आगे डिस्कस करेंगे कि जो पावर है वो क्या है? कंसंट्रेटेड, ठीक है। लेकिन यहां पे बी आर अम्बेडकर ने अलग से बोला था। अब उन्होंने जब वहां पे इसको डिस्कस करेंगे, गांधी जी का यही डर था एक, कि अगर हम डेमोक्रेसी की, तो पावर जो है वो कुछ लोगों के हाथों में रह जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो बी आर अम्बेडकर की स्टेटमेंट थी, उन्होंने जो दूसरी तरफ से बोला कि जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं, तो उनको रिप्रेजेंटेशन कैसे मिलेगी? उनको जो है आगे जाके रिप्रेजेंट कौन करेगा? ठीक है, उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए कौन बात करेगा? और यही वो आयरनी है। आज आप जाके देख लो, मैं तो इस बात से हैरान होता हूं, इस चीज से हैरान है, ये इंडिया की आयरनी है। अभी यूपी के इलेक्शंस हो रहे हैं ना, वहां पे आप देख लो कि कितने छोटी छोटी जो पार्टी हैं। और मैं तो इस चीज को लेकर हैरान हूं कि जो जितने भी लीडर्स हैं, जो आपको अपने आप को बोलते हैं किसका? दलित समाज का लीडर। और नियर अबाउट एक डिबेट चला हुआ था, वहां पे तो कम से कम 20 से 22 जातियां जो हैं, उन्होंने गिना दी कि ये फैक्शंस हैं। तो ये फैक्शंस कौन क्रिएट कर रहे हैं? ये फैक्शन, जातियों के अंदर जातियां और जातियों के अंदर जातियां। फिर यहां पे डिवाइडेशन, क्या वो बात करेंगे उनके लिए दलित? अब वही बात आ गई ना, जो बोलते हैं कि हम दलितों के नेता हैं या हम डिप्रेस्ड क्लासेस के नेता हैं, ठीक है। लेकिन आप अल्टीमेटली जाके देखो ग्राउंड रियलिटी में, या जो बोलते हैं हम मुस्लिम के नेता हैं, उनकी उनके लिए काम होता है एग्जैक्टली, ठीक है। जो 5 साल चुन के आते हैं, वहां पे वो चीजें इंप्लीमेंट हो रही हैं। शील्ड ले लिया है कि, और लोगों के ब्रेन वॉश किए हैं कि क्या हम जो हैं वो आपके नुमाइंदे हैं। टाइप ऑफ ब्रेन वॉश। आप ब्रेन वॉश की बात क्यों की? अगर हम मायावती की पार्टी की बात करें, तो मायावती की पार्टी स्पेसिफिकली किसके लिए बनी है? हाँ, इस चीज से जो है वो आप लोगों को, अगर कोई बाहर निकालेगा, अगर आप लोगों को जो है सोशल स्टेटस दिया जाएगा, तो किसकी तरफ से दिया जाएगा? हमारी तरफ से किया जाएगा, ठीक है। अब छोटे मोटे जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, कितने सारे जो छोटे छोटे दल हैं, और यही एक आयरनी है जिसके कारण जो है वो डेवलपमेंट नहीं हो पाती, ठीक है। कितने फंड्स आते हैं, कितनी जो लोग हैं वो कितना अवेयर होते हैं इस बारे में, उन लोगों को कितना है? अगर आप लोगों को याद होगा, मैंने आप लोगों को जो था 3 या 4 लेक्चर पहले गिरिराज की न्यूज़पेपर एनालिसिस में एक अटल ज्ञान केंद्र का पढ़ाया था। वहां पे नहीं किया होगा, जब एग्जाम आएगा तभी सुनेंगे वहां पे उस टाइम। यस, एग्जैक्टली। तो हिमाचल गवर्नमेंट की तरफ से जो है अभी एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, ठीक है। पता है आप लोगों को उसके बारे में? ठीक है, जो बेसिकली ब्रेन चाइल्ड था किसका?
हर डिस्ट्रिक्ट में लाइब्रेरी बेसिकली आशुतोष गर्ग हैं जो डीसी कुल्लू हैं। इससे पहले वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला में थे सेक्रेटरी की पोस्ट में, उनको डीसी कुल्लू लगाया गया है। तो उन्होंने जो था उस चीज को बोला कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड के दौरान जो है बहुत सारे जो गरीब घरों के बच्चे हैं दे कैन नॉट अफोर्ड रिचार्जेस, वाईफाई फैसिलिटी, डाटा रिचार्जेस, ठीक है, उनके पास फोन नहीं है। तो क्यों ना एक इस तरीके से किया जाए कि जो आपकी पंचायत हैं वहां पे जो है वो आपको लाइब्रेरी में एक जो रूम है एक सेटअप लाइब्रेरी के रूप में कर लिया जाए, और जो लोगों गांव के बच्चे हैं वहां पे उनको वाईफाई की अवेलेबिलिटी हो सके और जो पढ़ना चाहें वो वहां पे बैठ के पढ़ भी सकते हैं। तो इनिशियल फेज में इसको जो है वो 11 पंचायत में इंप्लीमेंट किया गया, कुल्लू से ही इसकी शुरुआत की गई, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है। और जो अगला टारगेट है वो नियर अबाउट 250 के आसपास पंचायतों में इसको इंप्लीमेंट करने का है। अगर आप आज की डेट में जाके पूछेंगे किसी भी पंचायत प्रधान से, बीडीसी मेंबर से, उप प्रधान से, तो उनको इस बारे में पता होगा। वो सेपरेटली थी, ये हिमाचल की थी। फिर इसको जो था अटल ज्ञान केंद्र तब नाम दिया गया। फिर इसकी इनॉग्रेशन जो की गई वो पुण्यतिथि पे की गई थी, किसकी? अटल बिहारी वाजपेयी की। तो उनको फिर जयराम ने बोला कि इसको जो है वो अटल ज्ञान केंद्र के नाम से जाना जाए, ठीक है। कितनी पंचायत है हमारी टोटल? लाइब्रेरी एंड फ्री इंटरनेट, हाँ जी, अटल इनोवेशन, हाँ जी, हाँ, कितनी है टोटल? नियर अबाउट 3,400 के आसपास हैं। चेक कर लेना आप एग्जैक्ट फिगर जो है, मतलब वो इंक्रीज भी हुई थी। हाँ, ये बोल रहे हैं यहाँ पे 3615 तो धीरे धीरे करके फेज मैनर में जो है बोला इसको हर पंचायत में इंप्लीमेंट। तो बेसिकली हम जो बात कर रहे हैं, अब मुद्दे पे आते हैं, कोरिलेट करने की बात कर रहे हैं कि अगर अब आप जो आप लोग हैं ना वो कितने अवेयर हैं अबाउट योर राइट्स, ठीक है। अगर आपकी अगर पॉलिटिक्स की बात होती है, डेमोक्रेसी की बात होती है, तो क्या बोला जाता है वहां पे, ठीक है। जब वोट मांगने के लिए बारी आती है, सबसे बड़ी आयरनी क्या है इंडिया में कि अब आप लोग मान लो, मैंने बजट की बात की आप लोगों के साथ, इकोनॉमिक सर्वे, जो नॉर्मल लोग हैं जो तैयारी नहीं कर रहे हैं या जिन्होंने इसके बारे में पढ़ा नहीं है, उन लोगों को मतलब है इस चीज से कोई, कि अगले ईयर से जो है इस ईयर हमारा डेप्ट कितना रहा, ठीक है, कितने 1,000 करोड़ का जो है वो बजट प्रपोज किया जाएगा नेक्स्ट 1 ईयर के लिए, कहां पे कितनी जो है अलॉटमेंट की गई है, ठीक है, हेल्थ सेक्टर के लिए कितना दिया गया है, एजुकेशन सेक्टर के लिए कितना दिया गया है, स्कीम्स के लिए कितना दिया गया है, ठीक है। जो आम आदमी हो किसके बारे में पड़ेगा? सिगरेट का रेट कितना बढ़ा, गुटखे का रेट कितना बढ़ा, फ्रिज महंगा हुआ, टीवी महंगा हुआ, मोबाइल फोन कितना सस्ता हुआ, ठीक है। ओवरऑल तो नहीं की जाएगी बात कि इन्फ्लेशन जो है पहले के कंपैरेटिवली कितनी, पर कैपिटा इनकम कितनी है इस साल, लास्ट ईयर कितनी थी, इस साल जो है वो कितनी होगी हिमाचल की, ठीक है। तो दिक्कत यही है, जब आप लोग इन चीजों से अवेयर होते हैं, आयरनी सबसे है कि जो जितना ज्यादा एजुकेटेड होगा वो उतना ज्यादा क्या फ्रस्ट्रेटेड रहेगा, बोलेगा भी और फ्रस्ट्रेटेड भी रहेगा। क्यों? क्योंकि वो हमेशा ही क्रिटिक रहेगा किसका? जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, जो गवर्नमेंट के लूप होल्स हैं उनके लिए, ठीक है। और ये ऐसा नहीं है, पीछे से ही चलता रहा है। जब आप बुद्धिज्म की बात करेंगे, भगवान बुद्धा, ठीक है, एनलाइटेंड, वो नहीं दुखी हुए, वो नहीं परेशान हुए, एट द एज ऑफ 29 घर छोड़कर चले गए। महावीर जैन की बात कर लो, अगर लेटर ऑन बात करें किसकी, जो हम अभी कर रहे हैं गांधी जी की बात, ये नहीं परेशान हुए, ये नहीं दुखी हुए, ठीक है। इनको क्या जरूरत थी? एक धोती पहन के जो है वो लड़ने के लिए फॉर द 40 करोड़, जो मैंने बताया आप लोगों को कि 40 करोड़ लोगों को जो था वो अपना परिवार मानते थे, ठीक है। अल्टीमेटली किस चीज की बात आ जाती है, और यही एक आयरनी है, जो ये पॉलिटिशियंस हैं, जो ये नेता लोग हैं, इनका वोट बैंक कौन है? नॉट कास्ट। इसमें क्या किया गया है, ये ऐसा नहीं चाहते। अगर आप लोग जिस जिस एरिया से आते हैं, जिस जिस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हैं, एक तो जो आजकल चला हुआ है आउटसोर्स का, आउटसोर्स में रखा जाएगा, ठीक है। 3 से 4 हजार रुपया, 4 से 4,500 रुपया दिया जाएगा कि अगर मान लो आज की डेट में अगर आप ऑफिसर होंगे, ठीक है, तो आपको इन लोगों के पास जाने के लिए जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। एक ट्रांसफर के लिए जाने के लिए जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। लेकिन ये चाहते हैं
कि इस तरीके से बनाया जाए कि अल्टीमेटली आके जो है हमारे पास ही झुकना पड़े। ठीक है, अब जो आउटसोर्सेज का है, नियर अबाउट 30,000 to 40,000 पीपल जो है वो, कितने लोग जो है वो आउटसोर्स में रखे गए। ठीक है, अब इन लोगों की मजबूरी है, ये अगर 30,000 to 40,000 लोगों की बात कर रहा हूं मैं, तो मतलब डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड कितने लोग हो रहे हैं? अगर एक परिवार में ऑन एन एवरेज 5 लोग भी मान के चलें तो उसको मल्टीप्लाई कर दो आप, उतने जो हैं वो वोट हो जाएंगे। ठीक है, कि उस तरफ आपके लिए पॉलिसी बनाई जाएगी, आपके लिए ये किया जाएगा, आपके लिए वो प्रोविजन रखा जाएगा, दीज ऑल थिंग्स। और उसके बाद जो आपके और हमारे मदर फादर हैं और दादा दादी, वो खासकर इन लोगों का वोट बैंक है कि जो एहसान की जिंदगी जी रहे हैं, है कि नहीं? हंस रहे हैं। कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी से आते हैं? कौन सी? आपके जो विधायक हैं कौन है? धर्मपुर। कहां से हैं आप? मेरे विधायक भी वही हैं। ठीक है, सबसे बड़ी आयरनी है, तभी तो मैं सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेट रहता हूं। मेरा जो है वो 2 विधानसभा क्षेत्र जो आते हैं, जो मेरे पुराने घर हैं वो धर्मपुर में आते हैं, और जो नया वाला घर है वो सरकाघाट कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है। दोनों से मेरा वोट दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी में, मैं जहां मर्जी डाल सकता हूँ, ये डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, यही एक सबसे बड़ी आयरनी है। ठीक है, अब वहां पे, अब व्हेन इट कम्स टू महेंद्र सिंह, अगर महेंद्र सिंह की बात हो रही है तो उन्होंने क्या किया वहां पे? कैसे? आउटसोर्स में रख लिए। और जो जितनी भी जो स्कीम्स थी, प्रोजेक्ट थी, वो सारी की सारी कहां पे लगी? पूरे हिमाचल में सिर्फ 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में लगी, सिराज और धर्मपुर। सबसे ज्यादा अगर अपॉइंटमेंट्स हुई हो तो कहां पे हुई है? सिराज और धर्मपुर में। ठीक है, अगर इलेक्शन, अपकमिंग इलेक्शन होते हैं तो 2 ही सीट्स आएंगी, वो भी सिराज और धर्मपुर। चलो ठीक है, लिख लो इसमें, इसके बारे में अबाउट द लिख लो इसमें। कहां तक लिखा था आपने? हाँ जी, ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है जी। सोसाइटी, सोसाइटी के बारे में क्या था गांधी जी का? सोसाइटी, ए सर्वोदय सोसाइटी बिलीव्स इन, ए सर्वोदय सोसाइटी बिलीव्स इन इंडिविजुअल फ्रीडम, सर्वोदया society believes in individual freedom, and it is totally opposed to untouchability, and it is totally opposed to untouchability। ठीक है, जो कि हमने देखा कहां पे? जब कॉम्युनल अवार्ड्स की बात की थी 1932 में। ठीक है, जिसके बारे में गांधी जी के जो आपने देखा वहां पे जो डिफरेंसेस रहे थे, बी आर अम्बेडकर के किस बात के लिए रहे थे? कि आप लोग जो हैं विद इन द, पहले तो हमने माना ठीक है कि आपने सेपरेट इलेक्टोरेट्स के लिए बात की, किसके लिए? मुस्लिम्स के लिए। अब आप किसके लिए बोल रहे हैं कि विद इन द कास्ट जो है और कास्ट क्रिएट की जा रही है? तो ये तो जो है वो सबसे ज्यादा हार्मफुल होगा हमारी सोसाइटी के लिए, यूनिटी के लिए, जब यूनिटी की बात आएगी। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, तो इसके बाद ही वहां पे मैंने आप लोगों को बोला था कि ड्यू टू दिस, यहां पे गांधी जी जो है वो एक्सेप्ट करते हैं, किस किस के बीच में साइन किया गया था पूना पैक्ट? महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर, मदन मोहन मालवीय एंड बी आर अम्बेडकर के बीच में पूना पैक्ट साइन किया गया था, जहां पे फिर डेडलॉक को रिजॉल्व किया गया था कि सीट्स को रिजर्व नहीं किया जाएगा, सीट्स बढ़ा दी जाएंगी वहां पे, चाहे वो प्रोविंसेस की बात होगी चाहे सेंटर की बात। ठीक है, इज इट क्लियर? अब लेकिन एक और मैंने बात बताई थी, उसके ऊपर भी आएंगे, कि रोटी और बेटी का जो है वो रिश्ता, गांधी जी इसके खिलाफ थे, इंटर डाइनिंग और इंटर कास्ट मैरिजेस। ठीक है, क्लियर? क्यों? क्यों जस्टिफाइड? इंटर डाइनिंग, इंटर कास्ट मैरिज, हिंदुइज्म में तो ओवरऑल आ जाएगा ना, उसमें फिर कास्ट की डिफरेंशिएशन नहीं रहेगी डिप्रेस्ड क्लासेस की। मैं वही बोल रहा हूं कि अनटचेबिलिटी के तो खिलाफ थे, लेकिन साथ में किसके खिलाफ थे? इंटर डाइनिंग और इंटर मैरिजेस के, साथ में खाना खाना।
इंटरडाइनिंग का कॉन्सेप्ट दिया था। अनटचेबिलिटी का मतलब है कि आप, अब अनटचेबिलिटी को हम यहाँ पे ऐसे जस्टिफाई नहीं करेंगे। वो बोल रहे थे कि लेटर ऑन जब वृद्धाश्रम बनाते हैं वहां पे, तो वहां पे किसके साथ रहते हैं वो? डिप्रेस्ड क्लासेस के साथ ही। किसके साथ? जो फंड रेज किया जाता है डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए, सोना उठना बैठना खाना, वो सारा किसके लिए होता था? ठीक है। जब ओवरऑल सोसाइटी की, मैंने आप लोगों को वहां पे बताया था, उन्होंने बोला था कि ये जो चीज है, अगर इंटरडाइनिंग की तो सेपरेट चीज है, ठीक है, ये चीज तो कॉन्ट्राडिक्ट भी हो सकती है, लेकिन इंटरकास्ट मैरिजेस, उन्होंने बोला कि जो अगड़ी जाती हैं, जो, अगर हम अपर क्लासेस की बात भी करें, उच्च जातियां, तो वहां पे भी कहां इंटरकास्ट मैरिजेस होती है? होती है। शर्मा राजपूत, गुप्ता राजपूत या गुप्ता शर्मा। अपर मैरिजेस का, अपर का जो कास्ट है उनका आप कंपेयर कर लो, ठीक है। तो उन्होंने इस चीज को जस्टिफाई किया था। तो जो ये विद इन दा बोला कि अगर अब अपर क्लासेस की बात करते हैं तो वहां पे भी ये चीज डिनाइड है, वहां पे भी इस चीज को इंप्लीमेंट नहीं किया गया, ठीक है। इट इट इज अपोज टू। हाँ जी, कैसे? मतलब कि आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि बता रहे हैं? हाँ जी, बोलो। अब इसके ऊपर जो था, अब ऑब्वियस सी बात है कि अब ये मुद्दा जो है पॉलिटिसाइज हो गया। अगर आप ओवरऑल व्यू की बात, क्रिटिकली अगर इस चीज को एनालाइज करना हो, अगर आप पर्सनल व्यूज पे जाएंगे, तो हम उस चीज से अनबायस्ड अप्रोच रख के जो है हमें ये चीज बतानी होगी यहाँ पे, ठीक है। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ कि आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप ये बता रहे हैं कि ये चीज सही नहीं है, बता रहे हैं आप। अब ये डिपेंड करता है वहां पे कि आपका जो है वो क्वेश्चन किस तरीके से पुट किया गया है। एक मिनट, इनके वाला क्वेश्चन मैंने सोचा आपका सेम ही है दोनों का, आपका क्वेश्चन ही अलग है। ये जो बोल रहे हैं कि क्या बोला आपने, फिर से रिपीट करना। देखो, सबसे पहले तो बात है कि अकॉर्डिंगली हमने, अगर क्वेश्चन में पूछा गया तो गांधी जी के अकॉर्डिंगली लिखना है, ठीक है। हम उस चीज को जो है वो, ठीक है, अगर अब बात आ जाती है, जैसे क्वेश्चन पूछते हैं, मैंने अनबायस्ड अप्रोच के लिए क्यों बोला। अब कुछ लोगों कुछ लोग क्या, मैक्सिमम ऑफ द हिस्टोरियन लिखते हैं, अगर आप लोगों का, आपने पढ़ा भी होगा इसमें हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री के वाले पार्ट में, कि जब जो भगत सिंह और गांधी जी का वाला इशू अराइज होता है, गांधी इरविन पैक्ट होता है उससे पहले, ठीक है, कि गांधी जी चाहते तो फांसी को रोक सकते थे, ठीक है। अगर सेम क्वेश्चन यहीं पे पुट कर दिया जाए कि आप बोलेंगे कि अगर क्वेश्चन आ गया तो गांधी जी ने गलत किया था, वहां पे हम इस चीज को तो नहीं लिख सकते ना। मैं उसी की चीज, उसी, मैंने न्यूट्रल और अनबायस्ड होके वहां पे अपने अकॉर्डिंगली, अब यहाँ पे हम, मैं डायरेक्टली कोट कर रहा हूं ना इस चीज को, मैं अपनी तरफ से तो नहीं कोट कर रहा हूं, कि ये जो स्टेटमेंट थी वो किसकी तरफ से थी? गांधी जी की तरफ से, इंटर डाइनिंग और इंटर मैरिज ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑक्यूपेशन, ठीक है। अगर हम वर्ना सिस्टम की भी बात कर लें, अगर, और कास्ट के बेसिस पे काम होता था ऑन द बेसिस, अगर हम एंशियंट, अब जब मेडिवल एंशियंट की बात करेंगे, जब एंशियंट की बात करेंगे, जब वर्ना सिस्टम की बात होती है, तो जो अकोमोडेशन डिवाइड किया गया था वो किसके बेस पे था? कास्ट के बेसिस पे। अगर हम क्षत्रिय की बात करते हैं, वैश्य की बात करते हैं, ठीक है, जो जितने भी क्लैंस थे, वो किसके ऊपर था? जो ऑक्यूपेशन है वो आपका, मतलब राजा का बेटा ही। आज के टाइम पे क्या हो रहा है, ठीक है, कि राजीव गांधी फिर राहुल गांधी, ठीक है, मतलब वही उसी चीज के ऊपर आ गए ना, जो टर्म को जस्टिफाई कर रहे हैं कि इस चीज को था, इस चीज को जो है वो जन्मसिद्ध अधिकार बना लिया गया। लेकिन अब नहीं, कि अब जो है आप लोग कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ टैलेंट, ठीक है। धीरे धीरे जिस तरफ हम शिफ्ट हो रहे हैं, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, ठीक है। इज इट क्लियर? और आपका जो क्वेश्चन है, आप बोल रहे हैं कि गांधी जी जो थे वो एफडीआई के फेवर में थे या नहीं? एफडीआई के फेवर में नहीं थे वो। बेसिकली ये जो बात आ जाती है, किसकी आ जाती है? कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी की। तो ऑब्वियस सी बात है कि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के अंगेज थे, और विद इन द, जो मैंने आपको करवाया, पहले भी करवाया, कि क्यों अंगेज थे, कि जो लैंकशायर में कॉटन आ रहा है या जो लंदन में बन के कपड़ा आ रहा है उसको ना पहना जाए, विद इन द इंडिया, जो आर्टिसंस और हैंडीक्राफ्ट से उसको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया गया, चरखा, और एज ए सिंबल, क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे इसको एज सिंबल बनाया गया कि इंडिपेंडेंट। किसके साथ? कि आपके साथ? अब अगर अब लेटर फेज की बात करें, ये उस टाइम पे, अब 1991 में क्या हुआ?
एलपीजी रिफॉर्म्स हुए ना, ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, आना पड़ा, उतरना पड़ा ना मैदान में, ठीक है, विद द टाइम। तो जो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन विद द टाइम जो चीजें हैं वो चेंज होती हैं, ठीक है। अब रही बात दूसरी, हाँ, आत्मनिर्भर बात की, इन अब आपके क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। 100% कोई भी कंट्री, ऐसा नहीं है कि कुछ एक, जैसे उन्होंने बोला कि 100% नहीं हो सकते, 80% तक तो जा सकते हैं, 90% तक। अब जो 3-4 दिन अभी राइट नाउ जो रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट चला हुआ है, ठीक है, वहां पे बोला गया कि जो रशिया में जो है वो इंडिया के विधायक हैं वहां पुतिन की कैबिनेट में, अभय कुमार सिंह, बिहार से, पटना से, ठीक है, उनसे पूछा गया कि आप, हाँ जी, हाँ, अभय कुमार सिंह, वो वहां पे उनकी कैबिनेट में बैठते हैं, पुतिन की कैबिनेट में। तो उनसे पूछा गया कि इतनी ज्यादा सैंक्शंस लगा दी गई हैं, किसकी तरफ से, यूएसए की तरफ से, रूबल जो है वो 30-40% डाउन चला गया है, ठीक है। आपने बोला कि ये 100% नहीं हो सकता। सैंक्शंस क्या आज ही लगी रशिया के ऊपर? G8 से कब निकाल दिया गया? ठीक है, उन्होंने बोला कि हम इस चीज को फेस कर रहे हैं 8 से 10 सालों से, और हमने जो है सेल्फ सस्टेन्ड बना दिया है, हम कोई भी चीज जो है वो इंपोर्ट नहीं कर रहे। क्या चीज? इन समहाउ मैक्सिमम जो चीजें हैं वो विद इन द कंट्री तैयार की जा रही है। अगर उसके बाद भी बात मैं आपकी बात करूं, नियर अबाउट 60-70 लाख टन बैरल जो है डेली वहां से ऑयल जो है वो निकलता है रशिया से, और उसकी जो मैक्सिमम सप्लाई होती है वो आपकी यूरोप कंट्रीज में होती है। सैंक्शंस नहीं लगाए वहां, नहीं लगाए। और दूसरी तरफ की बात यह है कि वहां पे जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उन्होंने रिक्वेस्ट किया ओपेक से तेल के लिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर वॉर सिचुएशन है तो इन्फ्लेशन होगी, इन्फ्लेशन होगी तो तेल के प्राइसेस भी बढ़ेंगे। हाँ, जो तेल वहां से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है यूरोपियन कंट्रीज के लिए, तो उन्होंने डिमांड की कि हम रशिया से नहीं लेंगे, जबकि जो मैक्सिमम 8 से 10 कंट्रीज फुली डिपेंडेंट है किसके ऊपर? रशिया के ऊपर। ओपेक कंट्रीज ने, खासकर जो सऊदी अरेबिया है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, वर्ल्ड 3rd नंबर पे, हाँ, उन्होंने मना कर दिया वहां पे डायरेक्टली कि हम नहीं करेंगे। अल्टीमेटली लेना किससे पड़ेगा? रशिया से। अभय कुमार सिंह ने बोला कि हम मानते हैं कि जो इस टाइम सिचुएशन वर्स है, रूबल 30-40% डाउन चला गया है, किससे? कंपैरेटिवली डॉलर से, लेकिन ये चीजें शॉर्ट टर्म के लिए हैं। मैक्सिमम जो चीजें हैं वो तैयार की जा रही हैं विद इन द कंट्री, हम इंपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं कुछ भी। इन समहाउ 5 या 10-15% जो मैक्सिमम डिपेंडेंसी है वो किसके ऊपर है? कंट्री के, विद इन द कंट्री तैयार की जा रही है। बोला हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। सैंक्शंस अभी 10 दिन में नहीं लगी, 15 दिन में नहीं लगी, 8-10 साल से चलती आ रही है सैंक्शंस। पर इनके, अब आप अगर ग्लोबली बात करें, वहां पे हर कंट्री के अपने अपने, अब आप एक एंगल को देख रहे हैं ना, किसके लिए? कि जैसे आपने कैपिटलिस्ट की बात की, अभी चाइना किसके साथ खड़ा हुआ है? ऑब्वियस सी बात है, रशिया के साथ। क्यों? क्योंकि वहां पे कॉन्फ्लिक्ट चले हैं किसके साथ? यूएसए के साथ। ऑब्वियस सी बात है, दुश्मन का दुश्मन, मतलब सीधी सी बात है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। इंडिया ने क्यों न्यूट्रल अप्रोच रखी हुई है? हमारा तो पहले से ही इतिहास रहा हुआ है, इतिहास गवाह है, ठीक है। 1971 की वॉर को देख लो, कोई भी कंट्री साथ नहीं आई थी, यूएसए ने सैंक्शंस लगा दिए थे। उसके बाद अगर आप बात की बात देख लो, जब न्यूक्लियर टेस्ट किए गए इंडिया की तरफ से, अगर उस विटो, उसके बाद की बात देख लो, रिसेंट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स में परमानेंट सीट्स के लिए हर बार डिमांड करता है इंडिया, और वहां पे जब यूएसए है उनका जो है वो डिप्लोमेटिक स्टैंड रहता सेंटर। मैं वही चीज बोल रहा हूं, फिर आज की डेट में क्यों टर्की और पाकिस्तान वाले भी इंडिया के झंडे लेके भाग रहे हैं? इंडियंस को इवैक्यूएट कर, तो आप ये देखो कि इस टाइम जो इंडिया की पोजीशन है ग्लोबल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे आप उस चीज को देखो, जो कल इसकी तारीफ की है स्पेसिफिकली, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं आप लोग? कौन सा? द हिंदू पढ़ते हैं, इंडियन एक्सप्रेस? डेली पढ़ते हैं?
डेली पढ़ते हैं कि नहीं, ऐसा बोलो जो डेली पढ़ता है। एक हफ्ता पहले की न्यूज थी, वो इससे रिलेटेड नहीं थी, तभी पूछ रहा हूं मैं कि आप पढ़ते हैं न्यूज़पेपर या नहीं। वो डेमोक्रेसी के ऊपर ही थी। लेकिन अभी हम राइट नाउ बात कर रहे हैं कि कल जो फ्रांस की बात भी हुई किसके साथ, इंडिया के लिए, और जो उनका जो स्टैंड रहा उस पर ग्लोबल लेवल पे जो बात की जा रही है, जो ना ही जो है यूक्रेन के और ना ही जो है वो रशिया के साथ जो है वो उतने ज्यादा भी हमने रिलेशन खराब किए हुए हैं। ठीक है। और जो सारी की सारी इवैक्यूएशन प्रोसेस चला हुआ, ऑपरेशन गंगा चल रहा है। ठीक है। तो वो आप लोगों ने देखा सारा। अगर मैं बात कर रहा हूं किसकी, न्यूज़पेपर की, न्यूज़पेपर में भी जब हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, तो एक हफ्ता पहले न्यूज थी तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर की तरफ से, आर्टिकल लगा था एक। हाँ जी, नहीं नहीं, उन्होंने बोला है कि ये जो टाइम है अब, ये है ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए, चेंज करने के लिए, किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन में। मतलब आपने पढ़ा, जब हमने मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट किया, क्या कि वहां पे मैक्सिमम बार बात की गई थी किसके लिए, स्टेट्स को स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, सेंटर को जो है वो वीक बनाया जाए, या अल्टीमेटली कह लो फेडरल स्ट्रक्चर की बात, जैसा कि फॉलो हो रहा है कहां पे, यूएसए में। तो उन्होंने बोला कि राइट नाउ, बहुत बड़ा आर्टिकल लगा था, बहुत अच्छा लिखा था उसके बारे में, कि अब जो है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना कब, 1950 में इनेक्ट किया गया उसको, इट्स टाइम टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन, और जो उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं उनको चेंज किया जाए, कि अब हम इस तरीके से नहीं चल सकते, क्योंकि इन सम हो कुछ हद तक जो है सेंटर ने जो है वो स्टेट्स को पावर की लिमिटेशन दे रखी है, हाथ बांधे हुए। ठीक है, स्टेट्स की जो है वो अपनी डिस्क्रिप्शन नहीं होती है कुछ चीजों में, और दिल्ली तो फिर उसमें एक्सेप्शन ही है, अगर हम अरविंद केजरीवाल की बात करते हैं। ठीक है। तो उन्होंने ओवरऑल बोला है कि ये जो है, अब इन चीजों को आप पढ़ते रहा करो, रिलेट करते रहा करो, जब आप पॉलिटी की बात आती है, तो जब कॉन्स्टिट्यूशन के बाद अगर ऐसा बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं, अगर उस टाइम पे ये सिचुएशन थी, अब क्यों बोल रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात क्यों कर रहे हैं, संविधान को, स्टेट्स को पावर ज्यादा क्यों दी जाएगी। डैम का अगर आप रिसेंट, अगर उससे बाद डैम के बाहर की बात करें, अभी रिसेंटली जो हिजाब वाला केस हो गया था कर्नाटका में। ठीक है, जब ये इश्यूज अराइज होके आ रहे हैं स्टेट्स में ना, तो दैट्स वाई जो सीएम ऑफ तेलंगाना थे, उन्होंने बहुत बड़ा एक आर्टिकल दिया था द हिंदू में, इसके बारे में उन्होंने बोला था कि इट्स टाइम टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात की जाए, और स्टेट्स को जो है वो कंपैरेटिवली ज्यादा पावर दी जाए एज कंपेयर टू सेंटर। ठीक है। हाँ, एक जो है वो पार्टी बेस्ड जो है उसमें, और बाद में उनको जो है वो राज्यसभा में भेज दिया गया। तो कॉन्फिडेंस भी, और साथ में साथ उसकी जो हमारी गवर्नमेंट है, सेंटर की गवर्नमेंट है, उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर भी जो है वो क्वेश्चन उठते रहते हैं टाइम टू टाइम। ठीक है। और जब ऐसे मुद्दों की बात आती है, चलो ये तो सेपरेट चीज है, जब आप डैम की बात कर रहे हैं या कोई और मुद्दा है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द रिलीजियन, तब वहां पे फिर ये जो सिचुएशन है ये बहुत ज्यादा नाजुक बनती है स्टेट और सेंटर के लेवल पे। ठीक है, वहां पे, और फिर यही जो रीजन है, ये लीड करते हैं किसके लिए, मॉब लिंचिंग, या जो दंगे होते हैं आपके जितने भी, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, इसी की वजह से। हाँ, जो कि हमने देखा कि 1935 का एक्ट था, वहां पे जो वोटिंग राइट्स थे उनको लिमिट कर दिया था, जिनके पास प्रॉपर्टी है या जो टैक्स पे करते हैं, ठीक है, या इलीट क्लासेस से आते हैं, उन्हीं के लिए वोटिंग राइट थे। फिर लेटर ऑन अगर हम बात करें 1950, जब हमारा संविधान बन के तैयार होता है, उसके बाद जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन होते हैं, वहां पे फिर यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी को जो है वो एक्सेप्ट कर लिया जाता है। ठीक है, चाइना की तरह टू चाइल्ड पॉलिसी को जो है वो इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, यही तो अब जब इंडिया के केस में बात आती है, इन केस ऑफ इंडिया, अब अगर हम रिसेंट सिनेरियो की बात करें, तो जो पॉपुलेशन है, जो पॉपुलेशन आउटबर्स्ट है, वो सबसे बड़ा एक मुद्दा है इस टाइम पे। ठीक है, कितनी जो पॉपुलेशन है वो पहुंच गई है इंडिया की, नियर अबाउट, मतलब 135 प्लस है, 140 करोड़ के आसपास, 135। अब जब एग्जैक्ट जो डाटा आएगा अभी जो सेंसिस के अकॉर्डिंगली वो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चाइना की तरह इंप्लीमेंट किया जा सकता है टू चाइल्ड पॉलिसी को, या जैसे जो था, अब आप वो देख लो इंसिडेंट, अगर हम इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस की बात करेंगे, तो
संजय गांधी के टाइम पे क्या किया गया था, ठीक है ना, वहां पे उस टाइम पे जबरदस्त, तो फिर वो उस चीज को यहां पे इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता, ठीक है। तब बात की गई है वॉलंटियरली कि आप लोगों को इतना एजुकेट कर दो, ठीक है, कि वो खुद वॉलंटियरली उस चीज के बारे में डिसीजन ले सकें, मजबूर ना किया जाए, ठीक है। और ये चीज कैसे पॉसिबल हो सकती है, एजुकेशन के। और एजुकेशन कैसे आएगी, एजुकेशन आएगी जब प्रॉपर से अपलिफ्टमेंट, और अगर हम स्कूल्स को अपग्रेड करेंगे, या जो प्राइमरी स्कूल्स हैं आपके, जो मिडिल स्कूल्स हैं, हायर स्कूल्स हैं, उनको अपग्रेड किया जाएगा, अच्छा स्टाफ रखा जाएगा, तो ये चीज पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, ठीक है। आप बैकडोर से, आउटसोर्स से जो है पार्ट टाइम टीचर रख रहे हैं, अगर एसएमसी टीचर्स की बात आती है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी रख रही है, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि वो जो है एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाएंगे आपके बच्चों को, आपको एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। इन यूएसए की जो अप्रोच है ना, वहां पे जो आपकी प्राइमरी क्लासेस हैं 5th तक, पीएचडी रिसर्च स्कॉलर जो हैं उनको पढ़ाने के लिए लगते हैं वहां पे। दिल्ली स्कूल्स को डेवलप चेंज कर दिया। ये तो अभी की बात है, मैं अगर ओवरऑल बात करूं, ग्लोबली बात करूं, वहां पे जो पीएचडी के रिसर्च स्कॉलर्स हैं ना, वो प्राइमरी एजुकेशन में एंटर कर जाते हैं, ठीक है। मतलब जब बेस पक्का होगा, फाउंडेशन, जड़ें मजबूत रहेंगी, तो फिर मकान जो है वो गिरेगा नहीं। अगर बेस पक्का नहीं होगा तो मकान जो है वो पूरा का पूरा ढह जाएगा। वही इन केस ऑफ इंडिया में हो रहा है। क्यों? ड्यू टू द पॉलिटिक्स, अगर आप इसको ओवरऑल कह रहे हैं। अगर जिस दिन आप लोग, हम लोग एजुकेटेड हो गए, आप लोग, हम लोग अपने राइट्स के बारे में अवेयर हो गए, फिर हम क्यों चुनेंगे इनको, ठीक है। जो अनएजुकेटेड पीपल हैं, जो 10th या +2 करके जो हैं वो एजुकेशन मिनिस्टर बने हुए हैं, आप उनसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आपके लिए पॉलिसीज तैयार करेंगे वहां पे बैठ के? इज इट पॉसिबल? ठीक है, क्रिटिसिज्म लिख लो इसमें, अल्टीमेटली लास्ट। अब गांधी जी क्या बोलते थे बेसिकली, किसके लिए बोलते थे? अगर वन लाइन में इसको कंक्लूड करना हो, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। आज की डेट में आप, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, आप अपने आप के ऊपर इस बात को लेके देखो, इज इट पॉसिबल? क्योंकि जो सोसाइटी वो कैसी हो गई है, मटेरियलिस्टिक, ब्रांडेड सूट्स, ब्रांडेड बूट्स, फोन्स, ठीक है। आप कोई जो है इस चीज के ऊपर या इस बात के ऊपर जो है वो सहमति रख सकता है। मैं औरों से मत एक्सपेक्ट करो, आप अपने ऊपर देखो इसको, सबसे पहले अपने ऊपर इस चीज को इंप्लीमेंट करके देखो, इज इट पॉसिबल इन रिसेंट टाइम? अगर कोई है तो बोलो कैसे। ट्राइबल्स वो सेपरेट इशू है, ठीक है। ट्राइबल्स का सेपरेट इशू क्यों है? क्योंकि ट्राइबल्स की अब आप स्ट्रेंथ देख लो उसमें अकॉर्डिंगली। अब ट्राइबल कल्चर से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अब आप उसके ट्राइबल कल्चर की बात कर रहे हैं ना, तो जो पीछे की जनरेशंस थी वहां तक तो ठीक है, जो नेक्स्ट जनरेशन है उस चीज को अडॉप्ट कर पा रही है। अब आपने ट्राइबल कल्चर की बात की, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं किसका, हिमाचल में जो ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है वो कौन से विलेज की है? मलाना की, ठीक है। इज इट क्लियर? मैं 1-2 साल पहले गया था वहां घूमने के लिए, तो जो मलाना की जो नेक्स्ट जनरेशन है, आप जैसे लोग हैं, उन्होंने जो फोन रखे हुए हैं कौन से हैं? एप्पल के। फिर आप कैसे बात कर रहे हैं ट्राइबल कल्चर की, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते ना वो चीजें। और इकोनॉमी कैसे चल रही है, उनकी इकोनॉमी कैसे चल रही है? हंटिंग करते हैं मलाना के लोग, वर्ल्ड फेमस मलाना क्रीम, जिसको जो है वो एक्सपोर्ट भी किया जाता है, ठीक है। तो वो लोग जो हैं उनको एजुकेशन से कोई मतलब नहीं है, 8 या 10 पढ़ने के बाद जो है वो एप्पल के फोन लेके घूम रहे हैं, ठीक है। फिर ट्राइबल कल्चर में कहा? तो मैं तभी बोल रहा हूं इस चीज को कि ये जस्टिफाई हो पाती है जो बात कही है, ठीक है। इट्स लाइक ए यूटोपिया, ठीक है। अगर हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ना यहाँ पे, ठीक है, ग्राउंड लेवल पे आप उस चीज की रियलिटी देखो जाके।
इन सम हाउ अगर आप नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं या अंडमान निकोबार में चले जाएंगे, वहां पे ट्राइब्स हैं, इनके आर्टिकल्स भी आते रहते हैं, कुछ जो हैं अब तक जो प्रिजर्व करके रखा हुआ है। ये इंडिया की बात कर रहे हैं, अगर आप अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में चले जाओ, वहां पे जो जितनी, वहां पे तो जो डेवलपमेंट है वो कंपैरेटिवली 30-40 साल पीछे हैं अभी वो लोग। अभी वहाँ का वो था जो टिकटॉक बना था, हाँ जी, हाँ जी, उसको अवार्ड दिया गया रिसेंटली। वो भी तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी था। अब आपने सिंपल क्लोथ की बात करी ना, अभी रिसेंटली 4-5 महीने पहले एक इंसिडेंट हुआ था। महंतगिरी की जो थी, उनकी डेड बॉडी मिली थी। कहाँ पे? उनके आश्रम में। कहाँ का इंसिडेंट है ये? यूपी का। हरिद्वार नहीं, प्रयागराज, इलाहाबाद का इंसिडेंट है, भूल गए? ठीक है। और उनका जो शिष्य था कौन? महेंद्र गिरी, जो महंगी महंगी बाइक्स में घूमता था, दुबई के टूर डाले हुए हैं उसमें, बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियां थी। और जो महंत गिरी थे जिनकी डेथ की गई, जो उनका देखा आपने, जो अगर उसके बारे में पढ़ा होगा, रिसर्च की होगी, तो जो उनका आश्रम था वहां पे कौन कौन सी गाड़ियां खड़ी हुई थी? लैंड क्रूजर, लैंड रोवर, और स्पोर्ट्स कार, महंगी महंगी कार, महंगी महंगी बाइक, 20-20 लाख, 30-30 लाख की बाइक्स, है ना? तो आप बिहाइंड द कर्टन जो स्टोरी है वो और है। ठीक है, मतलब ये मतलब नहीं कि हर भगवा पहना हुआ जो है वो संत है। ठीक है। अब ये भी उस चीज आप बोल रहे हैं कि अलग ही है, हो सकता है इसमें से 1 या 2% हो, लेकिन मैक्सिमम जो है वो मटेरियलिस्टिक है। अब आप बोल रहे हैं जो संत थे ना, उनका कोई बेटा था ना उनका परिवार था, फिर उनको 1-1.5 करोड़ रुपए की गाड़ियां रखने की क्या जरूरत थी? अब ये तो देखो एक सेपरेट इशू आ जाता है, जैसे टी शर्ट्स की बात कर रहे हैं, अगर वो दिखाया जाता है, बेसिकली एक मीम्स बनाए जाते हैं कि अगर आप उन टी शर्ट्स की बात करो जो ब्रांड है, उन टी शर्ट्स को देखना वो कितनी महंगी होती है, फिर भी कि बोलते हैं ना कि मटेरियलिस्टिक नहीं है। मैसेज तो भेज रहा है, मैसेज भेज रहा है, लेकिन वो कितने लोग अडेप्ट करवाते हैं, उस चीज के ऊपर कितनी इंप्लीमेंटेशन होती है। मैं तभी तो बोल रहा हूं, जब मैंने यहाँ पे क्रिटिक्स किया, क्रिटिसाइज किया, आप दूसरों को नहीं देखो, आप अपने आप को देखो। सबसे पहले चेंज योरसेल्फ, सबसे पहले आप अपने आप में कर सकते हैं, इज इट पॉसिबल या नॉट, बात खत्म वहीं के वहीं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके।